सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 27 और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी तिथि है 22/1/2021 और दिन हमारा है शुक्रवार का। तो आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक वन में हम हास्यकरण से निपटना 2 हम पहला पढ़ चुके हैं, भाग फर्स्ट। अब इसके बारे में हम सेकंड 2 भाई क्या भाई उसमें पहले हमारे अनुच्छेद दिए थे भाई 15 और 17 के बारे में चर्चा की गई कि आगे जो SC ST की जो जाति है तो उनका भाई जो उनकी जो जो समस्याएं थी वो पिछड़े हुए थे तो उनके लिए क्या संविधान में किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे देश में हास्य समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकार की नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए जिनमें इस समूह के लोगों की रक्षा के प्रावधान थे। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट, तो उन्हें हम इंग्लिश में SC को मतलब बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूलिस्ट टास्क। ठीक है, तो अत्याचार निवारण के इनके खिलाफ मतलब ये लोग क्या है, ये निम्न पिछड़े हुए थे तो इनके लिए एक सरकार ने क्या बनाए कि अत्याचार निवारण हेतु अधिनियम 1989 बनाया गया। तो उसमें क्या क्या बातें कही गई उनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति और अन्य जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान। कि अमीर लोग क्या होते थे भाई, उनको गंदा कोई खाने पीने की अगर के लिए विवश करे कि तुम इसे खाओ खाओ खाओ, तो ऐसे उनके अगर उनके जो करता है तो उसके लिए कड़े प्रावधान किए गए। दूसरा हमारा बनाया गया कि अनुसूचित जनजाति और जाति के किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे उसकी मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, उस पर भी सजा का प्रावधान किया गया। और अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर, कि जैसे इनके नाम की ज़मीन है लेकिन उस पर कोई अमीर आदमी अगर कब्जा करता है या बड़े कास्ट के लोग उस पर अगर उसे प्रताड़ित करते और उसे कब्जा करते उसकी ज़मीन पर, उसके खिलाफ भी प्रावधान बनाए गए। इन जाति के लोगों जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना, उसके साथ जबरदस्ती करने पर भी प्रावधान कानून में बनाए गए थे। ये सब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत बनाए गए थे। तो सभी बच्चे इन बातों को मुख्य रूप से याद कर लें। ओके, यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक या नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में भी फर्क कर सूचना दी गई थी। इसका मकसद था कि दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था और आदिवासियों को की और मतलब जो आदिवासी थे ये लोग अनुसूचित जनजाति और जाति वाले लोग थे कि उनकी मांगे और 1989 का नियम में क्या और मांगे की गई। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण था क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते थे कि उनकी जो जमीन है तो वो उनके नाम रहे, ना कोई उस पर कब्जा कर पाए। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, ऐसा भी प्रावधान किया गया। और आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संबंधित कानूनों को उल्लंघन करने वालों में से विभिन्न प्रदेश की सरकारें भी पीछे नहीं है, वो भी उनके साथ खड़ी है। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके पारंपरिक जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। कि यहाँ भी ऐसे उन्होंने आरोप लगाया कि यही सरकार है जो भाई क्या करती है, इनमें घुसपैठिया और उनका दोषारोपण भी वो करते रहते। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभ्यारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा था। और सुश्री जानू का यह भी कहना था भाई, ये जो आदिवासी कार्यकर्ता थे उनका आरोप लगाया है सरकार पे कि जब आदिवासी जब सरकार आदिवासियों की छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजना के निर्माण के बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन व्यवस्थापितों को पुनर्निर्वास देने की मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो ये सभी उन्होंने आरोप इसमें
लगाए थे और ये मांग उन्होंने इस नियम में उठाई थी। ओके बेटा, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भाई कैसे ये निम्न जाति के लोगों के लिए भाई इन्होंने भाई एक तरफ तो उनके लिए सहारा के लिए कानून बना रही थी, लेकिन एक तरफ से वो बेढंगा खेल भी वो खेल रही थी। तो इसके लिए ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारा भारतीय संविधान बनाया, तो उसमें इन जनजाति एस सी और एस टी के लोगों के लिए कठोर से कठोर कानून और कड़े नियम बनाए, तो जिससे उनका कोई हक छीन ना सके। तो बेटा ये क्रियाकलाप हमें यहाँ पे दिया गया है और इस वर्कशीट में चर्चा भी की गई है वे पेड़ों की, कि पौधे लगाते हुए एक चित्र बनाओ और लिखो कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानि हो सकती है। तो आप अगर पेड़ को अगर काट देंगे तो आपको पता है हरी हरी सब्जी फल फ्रूट आदि आपको खाने को नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक एक बात करते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जो भी हानियाँ हैं, तो वो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन मानकर इसमें क्या क्या हानियाँ होंगी कि अगर पेड़ों को हम काटने लगे, तो वो आप सब स्वयं करेंगे। इतना मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं हम इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे पहली लाइन में दिया हुआ है बेटा इसका, ये रहा कि यहाँ पे दिया गया कि हमारे देश में ऐसे समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए, जिनमें इन समूह के लोगों की अधिकारी की रक्षा करने का क्या था, प्रावधान था। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे इसको हम काट देंगे भाई, ऐसे समुदाय के लोगों को काटते हुए हम यहाँ से लिखेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आदिवासियों की रक्षा के लिए रक्षा और भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकार नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए, जिसमें इन समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान थे। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। तो देखो इसमें ये जो जातियाँ थी तो उनके नाम पे जो एस सी और एस टी के जो कड़ो कानून बनाए गए, तो ये उसके मुख्य बिंदु ये बिल्कुल हमारे चारों हैं। तो ये हमारे ये चारों जो पॉइंट है, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर। तो ये हमारे चारों जो पॉइंट है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको हमें कॉपी में करना है अच्छे से, ठीक है, ऐसे ही कोष्टक बना के हमें कर देना है। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर हम करते हैं। तो इसका आंसर भी हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, ये रहा कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें जमीन उसकी वापस मिलनी चाहिए। तो ये हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चौथा कह रहा है कि अपने अनुभव के अनुसार बताएं कि आदिवासियों की मदद के लिए आप क्या सुझाव आप देंगे। तो आप अपने अपने विचार भी बच्चे आप लिख सकते हैं। तो मेरे अनुसार आंसर लिखे, तो बेटा मेरे अनुसार ये है कि जो ये एस सी और एस टी वाले जो आदिवासी लोग हैं, तो उनको अगर हमें ऊंचा उठाना है, समाज के बरोबर लाना है, तो आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए। पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा रहेगा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास होने चाहिए, क्योंकि ये बेटा अभी भी जंगलों में रहते हैं और अपना निवास स्थान वही झुग्गी झोपड़ियों में बनाकर रखते हैं। अधिक ये पढ़े लिखे आज भी नहीं है, तो इनमें अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। और आदिवासी क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए और उन पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे इनको भी रोजगार मिल सके और ये भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बना सके और समाज के स्तर के लायक ये कर सके। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके बेटा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।